गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल दे दी गई है। यहां पर अगर आप प्रीलिम बूस्टर को रेगुलरली फॉलो करते हो ना, तो मैंने आपको लगभग 10 दिन पहले ही बोल दिया था कि बहुत ही जल्द अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिलने वाली है। क्योंकि पिछली बार जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बातें करी गई थी, जो डिस्कशंस हुए थे, उससे क्लियरली एविडेंट था कि थोड़े दिनों में ये चीज होने वाली है। एंड फाइनली ये चीज कल हो गई है। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे ना कि ये जो बेल दी गई है, यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस भी लगाई गई हैं। जैसे यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफिस को विजिट नहीं कर सकते, प्लस एट द सेम टाइम दिल्ली सेक्रेटरीट हो गया, ये बाकी जो ऑफिशियल फाइल्स होती हैं वहां पर वो मतलब वो साइन नहीं कर पाएंगे। प्लस एट द सेम टाइम 10 लाख रुपए का यहाँ पे बेल बॉन्ड भी उनको लगाया गया है। पर यहाँ पर ना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस करी गई हैं, जो हमारे लिए जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो, अगर आपको पता होगा ना, पहले भी आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ना केज्ड पैरेट बोला था। यानी कि एक पिंजरे में कैद तोता। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे केस्ड पैरेट वर्ड सीबीआई के लिए यूज किया गया था कि एक्चुअल में सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है, ये किसी और के इशारे के ऊपर या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे काम करती है। ऐसा 2013 में ऑलरेडी एक ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पर ना कल क्या हुआ, कल के फैसले के अंदर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया ना आपके अरविंद केजरीवाल जी को, ये टाइमिंग जो थी ना, ये कहीं ना कहीं सस्पिशन रेज करती है लोगों के दिमाग के अंदर। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे ईडी के केस के अंदर इनको बेल मिली, यहाँ पे उसी समय यहाँ पर सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया। अब 22 महीने के अंदर उनको कोई अर्जेंसी नहीं हुई अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की। जैसे ही इस मामले में बेल मिली थी, उसी समय यहाँ पे अरेस्ट कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो टाइमिंग है ना, ये क्वेश्चन मार्क रेस करती है सीबीआई के ऊपर। एंड इसी वजह से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि इन अ फंक्शनल डेमोक्रेसी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ परसेप्शन मैटर्स। और लोगों के दिमाग में परसेप्शन यही है कि सीबीआई आज भी केस पैरेट है। तो इट इज इंपेरेटिव दैट सीबीआई वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर कि जो केस पैरेट की परसेप्शन है ना, इसको रिमूव किया जा पाए। तो बहुत बड़ा यहाँ पे ये कमेंट किया गया है जस्टिस भुवन जी के द्वारा। ठीक है, तो डेफिनेटली इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। बट अगर आप नोटिस करोगे तो इस केस में बहुत सारी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है, वो ये भी बता रही हैं कि धीरे धीरे करके ये जो घोटाला था, जो शराब घोटाला जिसको बोला जा रहा है, उसके अंदर जो ज्यादातर लोग हैं उनको धीरे धीरे करके बेल मिल गई है। राइट, ऑलमोस्ट 1% शायद बचा हुआ है, बाकी सबको यहाँ पे बेल मिल गई है। प्लस एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कल भी और पुराने वाले सारे केसेस के अंदर एक चीज रीआइट्रेट करी है कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। चाहे आपका वो संजय सिंह जी का मामला हो, आपका मनीष सिसोदिया जी का मामला हो, के कविता जी का मामला हो, हर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यहाँ पे दोहराया है। एंड इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं वो भी इस चीज को समझे कि बेल इज द रूल बट जेल इज द एक्सेप्शन। अब देखो, इस मुद्दे के अंदर सीबीआई, ईडी सबकी यहाँ पे डिस्कशन हुआ, तो थोड़ा सा हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब मैं बात करता हूँ सीबीआई की, सीबीआई आप जानते होंगे, सीबीआई स्टैंड्स फॉर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि सीबीआई ना मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है सीबीआई। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, नहीं। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। इंपॉर्टेंट बात, यहां पर हमारे पास एक एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का। इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से ना ये पावर डिराइव करती है। कौन पावर डिराइव करती है? सीबीआई। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। भले ही इस एक्ट से पावर डिराइव करती है, पर इस एक्ट से बनी नहीं है, सो दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके साथ ही जब मैं बात करता हूं इंटरपोल की, तो इंटरपोल के साथ जब भी डिस्कशंस होते हैं या फिर हमारी तरफ से कौन रिप्रेजेंटेशन लेके आता है, दैट इज सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। इट्स द प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी इन इंडिया। साथ ही साथ मैं बात करूं अगर ईडी की, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की, तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है। इसको 1956 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। देखो, जब ईडी को एस्टेब्लिश किया गया ना, तब अपने आप में सिर्फ एक ये एडवाइजरी बॉडी थी। पर बाद में हम 2003 में एक एक्ट लेकर आए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, सीवीसी एक्ट 2003। उसके माध्यम से, इस एक्ट के माध्यम से यहां पर ईडी को क्या दिया गया? ईडी को स्टैट्यूटरी पावर्स यहां पे मिल गई हैं। तो कोई आपसे पूछे कि आज के समय ईडी क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कि आज के समय डेफिनेटली ये आपको स्टैट्यूटरी बॉडी देखने को मिल जाती है, जिसके हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। आपके इकोनॉमिक लॉस को इन्फोर्स करना, फाइनेंशियल क्राइम्स को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, ये सारे काम किसके बन जाते हैं? ईडी के बन जाते हैं। तो ईडी और सीबीआई बहुत हेविली न्यूज में रहती हैं। तो ये बात आपको दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए। ध्यान रखना, सीबीआई का जिक्र ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही किसी लॉ के अंदर है, बट सो इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड।
दोस्तों डेट है आज की 14 सितंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अब आप पूछेंगे ये क्या मुद्दा है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, राइट? तो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इस मुद्दे को। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, देखो जैसे मैं कई बार आप लोगों के साथ इकोनॉमी डिस्कस करता हूं। अब देखो यार, जैसे मैं आपको बोल दिया वर्ड इन्फ्लेशन, अब मैंने इंग्लिश में तो ये वर्ड बोल दिया इन्फ्लेशन, पर देखो मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, राइट? उसी तरह से हम बात करते हैं जीडीपी की, जीडीपी को भी हिंदी में, ठीक है ना, घरेलू जो उत्पाद होता है आपका, इस तरह से टर्मिनोलॉजीज आपकी होती हैं। तो इस तरह से बाकी जो और टर्म्स होती है, जो टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उनके हिंदी और बाकी आपके जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनके अंदर बहुत अलग तरह से उनको बात करी जाती है ना? हम हिंदी में जीडीपी को जीडीपी नहीं बोलते, है ना? उसी तरह से इन्फ्लेशन को भी ऐसा नहीं है कि सेम वर्ड होता है। तो हम पता क्या चाहते हैं, हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है, राइट, जिसके अंदर आपका इंजीनियरिंग आ गया, आपका मेडिसिन आ गया, इन सब चीजों को भी ना हम आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं और आपकी जो और इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर हम अवेलेबल करवाएं। एक्चुअल में अगर हम बात करें ना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, वो बात क्या करती है, वो बात करती है कि इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए। आपके लर्निंग टीचिंग आउटकम्स तभी इंप्रूव होंगे अगर आपने इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर भी एजुकेशन को अवेलेबल करवाया। इसी वजह से हमारे सामने एक कमीशन है दैट इज कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। इसने एक नई वेबसाइट अब यहाँ पे लॉन्च करी है जिसके माध्यम से आपकी जो भी टेक्निकल टर्म्स होंगी ना उनको 22 ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर आपको मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो कि एक डिक्शनरी बन जाएगी, ठीक है? जैसे आप लोगों ने कई बार ना, जैसे इकोनॉमी की आप बुक ओपन करना कोई भी, उस इकोनॉमी के बुक के अंदर ना कई बार एंड में आपको ना इकोनॉमी एक डिक्शनरी होती है या फिर इकोनॉमिक ग्लॉसरी होती है, वहां पर इस तरह के टर्मिनोलॉजीज का छोटा छोटा मीनिंग आपको बता दिया होता है कि इन्फ्लेशन का मतलब ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है, इस वर्ड का मीनिंग ये है ना? उसी तरह से अब ये जो आपकी डिक्शनरीज होंगी ये आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी। जो भी आप ये 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आपकी ऑफिशियल नहीं बोलनी चाहिए, आपके रेदर आई शुड से आपकी जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है ना उसके अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हुआ क्या था, ये जो सीएसटीटी की मैं बात कर रहा हूं, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इसको 1960 के अंदर एस्टैब्लिश किया गया था अंडर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 344 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कोशिश ये है कि आपकी हिंदी और आपकी जो बाकी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्म्स को इवॉल्व और डिफाइन किया जाए। ये काम करता है आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत। दिस इज कम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये काम करता है। इसके माध्यम से आपकी जो मल्टीलिंगुअल ग्लॉसरीज होती हैं उनको यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, आपकी जो डेफिनेशनल डिक्शनरीज होती हैं उनको पब्लिश किया जाता है, मोनोग्राफ्स को पब्लिश किया जाता है आपके सीएसटीटी के द्वारा। हेडक्वार्टर्स इसके आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएंगे एंड कोशिश यही है कि इस टर्मिनोलॉजीज का यूजेज सब जगह तक पहुंचे। बाकी बहुत सारे और इनिशिएटिव्स जो इसी डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप हो गया, आपका इम्प्रिंट हो गया, स्ट्राइड हो गया, स्टार्स हो गया, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो यही काम करते हैं। उसके अलावा आपका जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, इसका भी कोशिश यही होती है कि आपकी टेक्निकल एजुकेशन को और बढ़ाया जा पाए, प्लस एट द सेम टाइम ये जो अवेलेबिलिटी है ना इस तरह की चीजों की, वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर हो। सो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर बात क्या हुई थी, बात हुई थी दोस्तों हिंदी की और बाकी ऑल इंडियन लैंग्वेजेस की। और आज क्या है, 14 सितंबर है, तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, राइट? तो 14 सितंबर के उपलक्ष्य के अंदर हमारी टीम जो है वो प्रयागराज आ रही है। अगर आप प्रयागराज या आसपास के रीजन्स के बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप आज हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं प्रयागराज के अंदर। जो बच्चे नहीं आ सकते डेफिनेटली वो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा चैनल है ओनली आईएएस हिंदी मीडियम, ठीक है, उस पर आप आज दोपहर 1 बजे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी हम डेफिनेटली इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है कॉलरा रिसर्जेंस के बारे में। कॉलरा, देखो ऐसा कहा जाता है ना, कॉलरा को ना एक और नाम से जाना जाता है दैट इज पुअर मैन्स डिजीज, कि एक्चुअल में ना एक गरीब इंसान को ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कॉलरा। ऐसा क्यों सर? देखो कॉलरा के बारे में एक तो पहले आजकल मुद्दा ये चल रहा है कि डब्ल्यूएचओ ने ये बताया है कि किस तरह से कॉलरा एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। हालांकि बहुत सारे एरियाज के अंदर इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं, पर इसको मैं पुअर मैन डिजीज इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि ये गरीब इंसानों को बहुत इफेक्ट करती है। अगर किसी जगह के ऊपर सैनिटेशन अच्छा नहीं है वहां पर ये डिजीज के फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक्चुअल में क्या होता है ना, एक बैक्टीरियम होता है विब्रियो कॉलराई। अगर आपने ऐसा फूड कंज्यूम किया जिस फूड के अंदर आपका ये बैक्टीरिया थे, या आपने ऐसा पानी पिया जिसके अंदर आपके ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं, अकॉर्डिंगली आपको ये पर्टिकुलर कॉलरा हो सकता है, मतलब कॉलरा हो सकता है आपको। और ये अपने आप में क्या है, डायरियल डिजीज है।
तो उन लोगों के अंदर ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं जिनमें लो इम्यूनिटी होती है, या फिर जैसे HIV एड्स किसी को है तो ऑलरेडी इम्यूनिटी उसकी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। आपके जो बच्चे होते हैं जो मॉल नरिश्ड होते हैं, तो वहां पर फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आपने एक ऐसा खाना खा लिया, ऐसा कंटेमिनेटेड फूड पी लिया, खा लिया पी लिया, जहां पर ना ये आपको बैक्टीरिया देखने को मिलते थे। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि मान लो जैसे एक पर्सन को कॉलरा हो रखा है, ठीक है, वो खाना बना रहा है वो पर्सन, और आपने वो खाना खा लिया, तो इस तरह से भी आप तक पहुंच सकता है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके पास भी, मतलब उसके हैंड्स के ऊपर हो सकता है वो जो बैक्टीरियाज हैं वो होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आप तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। जब मानसून वाला सीजन होता है ना, जून से सितंबर का, तब आपको यहाँ पे आपको कॉलरा के अंदर नंबर्स के अंदर एक इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आज के समय जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कॉलरा के ज्यादा बढ़ने का कारण बन रहा है। प्लस एट द सेम टाइम ऐसा भी देखा गया जहां पे डिजास्टर या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वहां पर आप नोटिस करते हो कि पानी हो गया, सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, जिस वजह से कॉलरा का आउटब्रेक वहां पे मैसिव लेवल पे देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पर क्लीन पानी नहीं है, सैनिटेशन अच्छा नहीं है, गरीबी है, ठीक है ना, वहां पर कॉलरा के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भारत की तरफ से काफी सारी कोशिश करी गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल टोटल सैनिटेशन कैंपेन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है बाय नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा, जिसके माध्यम से न्यूट्रिशन सैनिटेशन को बेहतर किया जा रहा है। ऑरल कॉलरा वैक्सीन है, ठीक है, ये वैक्सीन ड्राइव्स करी जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट हाई रिस्क जोन्स के अंदर, ताकि आपके कॉलरा सीजन के समय के ऊपर इम्यूनिटी को बढ़ाया जा पाए। उसके अलावा हमारे पास विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी है, जिनको फॉर्म किया गया है ताकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और टॉयलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो पाए। इसके साथ साथ हमने ना 2010 से लेकर 2015 के बीच में मैपिंग करी थी कि कौन से ऐसे रीजन हैं जहां पर आपके कॉलरा बार बार आपका फैलता हुआ देखने को मिल जाता है, ताकि हम उनको ऊपर यहाँ पे अच्छे से काम कर पाए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है LTM, यानी कि लॉयन टेल्ड मकाओ के बारे में। थोड़ा सा इसको जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ना जब हम बात करते हैं लॉयन टेल्ड मकाओ की, तो अपने आप में ना IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड देखने को मिलता है। और अभी क्या हुआ है, लॉयन टेल्ड मकाओ के द्वारा एक मतलब एक बर्थ दिया गया है, ठीक है ना। यंग टेल्ड मकाओ हमें हर समय देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से ना इसकी ब्रीडिंग की वजह से हमें उम्मीद ये है कि इसके नंबर्स फ्यूचर में और बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बर्थ हुआ है ना एक यहाँ पे यंग लॉयन टेल्ड मकाओ का, तो विच इज अ गुड न्यूज। अब थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पाए कहाँ पे जाते हैं। एक्चुअल में ना इनको आप नोटिस करोगे, यंग टेल्ड मकाओ को ना इस तरह से आप पहचान पाओगे, यहाँ पर इनके फेस के आसपास ना एक दाढ़ी होती है ग्रे कलर की। इसी वजह से कई बार इनको बियर्डेड मॉन्की भी बोला जाता है, यानी कि दाढ़ी वाला बंदर भी इनको यहाँ पे बोला जाता है। अब आप यहाँ पे और नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना, वाइल्ड के अंदर दे आर ओनली नेटिव टू इंडिया। प्लस आप नोटिस करोगे आपका कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर आपको जो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है, वहां पर रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। प्लस एट द सेम टाइम ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंदर जो अपर कैनोपी होती है ना, वहां पर आपको मेजर देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, IUCN मैंने आपको बता दिया इसका इंडेंजर्ड होता है साइट्स के अंदर, अपेंडिक्स 1 के अंदर, एंड WPA के अंदर आपको शेड्यूल 1 के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फीचर जो आपको यहाँ पे देखना ही है, दैट इज कि यहाँ पर ना ये डिफरेंट डिफरेंट वोकल कॉल्स का यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। एक्चुअल में क्या है ना कि जो यहाँ पे स्पेशली मेल लॉयन टेल्ड मकाओ की बात करूं, ये अपनी टेरिटरी नाप लेते हैं कि भाई ये मेरा इलाका, ये सामने वाले का इलाका, ठीक है ना। तो अपने इलाके के अंदर ये किसी को आने नहीं देते। तो क्या होता है, अपनी होम रेंज बाउंड्रीज यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये वाला एरिया मेरा है, और वहां पर ना किसी से कम्युनिकेट करना होता है तो वोकल कॉल्स का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर से, टेल से कई बार बहुत ज्यादा कुछ कम्युनिकेट करते हैं। काफी टेरिटोरियल होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। साथ ही साथ ये डायर्नल होते हैं। डायर्नल मतलब जो दिन के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं। आर्बोरियल हमें देखने को मिलता है जो पेड़ों के कॉन्टेक्स्ट में या ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं। बाकी आपको कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटका, पेरियर नेशनल पार्क केरला और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपको केरला, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंटर्स रिगार्डिंग लॉयन टेल्ड मकाओ या बेडेड मॉन्की, जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों टॉपिक जो मैं हमारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में है। देखो आयुष्मान भारत के बारे में ना मैंने आप लोगों के साथ कई बार डिस्कशन कर लिया है, बहुत बार। एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना आयुष्मान भारत की, तो यहाँ पर इसके दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एक है आपका HWC यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एंड दूसरा इसका कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना। अब आप लोग जानते होंगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत क्या है, इनको हम यहाँ पे इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं ताकि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है ना उसको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर पाए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत क्या है, आपकी जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर है ना, उसके लिए हम यहाँ पे हेल्थ कवरेज दे रहे हैं। और ये जो हेल्थ कवरेज होता है ये क्या होता है, दिस इज अ टोटल ऑफ ₹5 लाख,
कितने का होता है? 5 लाख रुपए तक का पर ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड में बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। यस, यहाँ पे आपको बेनिफिट कवर होता है 5 लाख रुपीस पर फैमिली पर ईयर। और यहाँ पर जो लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है वो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। SECC 2011 के माध्यम से यहाँ पे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि उनका जो सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर है ना, उसके लिए हम 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर को यहाँ पे उनको प्रोवाइड किया जा पाए। अभी आज के समय हम बात करें ना तो लगभग 11 करोड़ फैमिलीज को इसके माध्यम से कवर किया गया है। 11 करोड़ फैमिली का मतलब क्या होता है? लगभग 55 करोड़ लोगों के आसपास इतने लोग यहाँ पे कवर्ड हैं जिनको 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का कवरेज देखने को मिल जाता है। बाकी ये एंटाइटल बेस्ड स्कीम है जिसको सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के डेप्रिवेशन क्राइटेरिया के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे पब्लिक हॉस्पिटल तो कवर है ही है, प्लस आपके जो प्राइवेट फैसिलिटी है जो कि अपने आप में इम्पैनल्ड मतलब जो इनरोल्ड है, इनरोल्ड प्राइवेट फैसिलिटीज को भी यहाँ पे कवर किया गया है। प्लस यहाँ पर आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी यहाँ पे कवर रहते हैं। इसके साथ ही साथ जैसे ये पॉलिसी है उसके डे 1 से आपको ये सारी कंडीशंस यहाँ पे आपकी कवर करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस नहीं कवर होंगी, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तब भी वो चीज कवर्ड रहती है। एंड साथ साथ यहाँ पे कैशलेस बेनिफिट्स भी आप अवेल कर सकते हो। तो ये बातें तो अभी तक थी, ये तो ऑलरेडी चीजें पता थी हमें कि ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। अभी नया पता क्या हुआ है? नया दरअसल में ना हुआ ये है कि जब मैं बात करता हूं आपके सीनियर सिटीजन की अबव द एज ऑफ 70 ईयर्स, इन सब के लिए हेल्थ कवरेज कर दिया गया है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो मान लो अब कोई भी पर्सन हो, वो पर्सन गरीब हो, मिडिल क्लास हो, राइट, या फिर वो अमीर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी उम्र 70 साल से ऊपर है ना तो उसके पास हेल्थ कवरेज होगा। आयुष्मान भारत के बेनिफिट्स उनके लिए भी आपके एड ऑन कर दिए गए हैं। यहां पर एक्चुअल में क्या था ना, प्रधानमंत्री जी ने जब मतलब इलेक्शंस लड़ रहे थे तो उस समय जो इनका मैनिफेस्टो आया था तो उसके अंदर इन्होंने बोला था कि अगर हम जीत जाते हैं ना तो 70 साल से ऊपर वाले सब लोगों को हम हेल्थ कवरेज दे देंगे। एंड उसी चीज को पूरा करते हुए यहाँ पे इन्होंने ये बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया है। अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर मान लो कोई पहले फैमिली थी, ठीक है, वो ऑलरेडी इसके अंतर्गत कवर थी आयुष्मान भारत के अंदर, अब उसको क्या फायदा हुआ? उसको ये फायदा हुआ कि इसके अंदर सीनियर सिटीजन है ना तो उनको अलग से 5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिल जाएगा। फैमिली को तो मिल रहा है, अगर ये गरीब फैमिली थी, अगर वो आपकी सोशल इकोनॉमिक सेंसस के हिसाब से आयुष्मान भारत के उनको बेनिफिट मिलने थे तो वो तो मिल ही रहे हैं, उसके अलावा 5 लाख एडिशनली हो जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो कोई फैमिली नहीं कवर्ड थी ऑलरेडी तो वहां पर क्या होगा? वो फैमिली को फिर 5 लाख का नया कवरेज मिल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो यहाँ पे सबको कवर किया गया है। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सीनियर सिटीजन ऑफ द एज 70 ईयर एंड अबव बिलोंगिंग टू फैमिली ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है ना, उनको यहाँ पे एडिशनल 5 लाख का कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम कई बार पता क्या होता है, कई बार आपके कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो सकते हैं या फिर और आपके इस तरह से पर्सनल हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी दूसरी स्कीम्स के अंदर कवर्ड है, राइट, कि मान लो कोई और स्कीम थी उसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड थे, तो उसको क्या होगा? उनके पास ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस किस चीज के? कि या तो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीम ही करें या फिर कहीं ना कहीं वो इस पर्टिकुलर स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ट्रांसफर हो जाए या फिर इसको चूज करें। उनके पास मर्जी होगी कि दोनों में से कौन सी स्कीम वो चूज करना चाहते हैं। अब इनका इस तरह से एक नया डिस्टिंक्ट कार्ड बनेगा एंड इसके माध्यम से ऐसा बताया जा रहा है कि 4.5 करोड़ फैमिलीज को मदद होगी जिनमें आपको 6 करोड़ सीनियर सिटीजन देखने को मिलते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात इज दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, फर्क नहीं पड़ता आपकी इनकम क्या है, आप पुअर हो, मिडिल क्लास हो, रिच हो, किसी भी कैटेगरी के अंदर हो, अगर आपकी उम्र 70 साल से ऊपर है ना तो सरकार आपके लिए खड़ी है। यहां पर ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज अल नजा 5। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जैसा मैंने आप लोगों के साथ कई दिन पहले डिस्कस किया था ना कि भारत और ओमान के बीच में एक एक्सरसाइज देखने को मिलती है एयरफोर्स के बीच में, दैट इज ईस्टर्न ब्रिज। इंडिया और ओमान के बीच में आपको एक नेवी एक्सरसाइज देखने को मिलती है नसीम अल बहर। उसी तरह से इंडिया और ओमान के बीच में ही आपको एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, राइट। ये क्या है? आपकी एक्सरसाइज अल नजा। तो इंडियन आर्मी का कंटिजेंट डिपार्ट कर गया है 13 से 26 सितंबर तक ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होगी और ये होगी ओमान के अंदर। एक्चुअली में अगर हम बात करें ना 2015 से ये बाइनली एक्सरसाइज होती है, बाइनली मतलब 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद ये एक्सरसाइज होती है। पिछली बार ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो राजस्थान के अंदर हुई थी, इस बार ये जो एक्सरसाइज हो रही है ये ओमान के अंदर हमें देखने को मिल जाएगी। इसके माध्यम से यही है कि आपस में मिलकर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कैसे दोनों पर्टिकुलर कंट्रीज की आर्मीज के बीच में आपस में कमरेडरी बढ़ेगी, आपस में गुडविल बढ़ेगी एंड साथ में मिलकर कैसे काम किया जा सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे अकॉर्डिंगली होंगी एंड आपस में ये बेस्ट प्रैक्टिस को भी शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू आपका है बेली ब्रिजेस के बारे में। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा।
दूसरा आपका है मिडिल इनकम कंट्रीज के बारे में। ये थोड़ा स्टेटमेंट और असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था स्पेस मिशंस और कहाँ कहाँ पे वो मिशंस हैं उसके बारे में। देखो थोड़ा सा यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। जब मैं बात करता हूँ ना आर्टेमिस मिशन की, तो डेफिनेटली ये मून के रिगार्डिंग ही है। ये बहुत 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 पॉपुलर मिशन है नासा का, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि ये नासा कोशिश कर रहा है इस चीज के रिगार्डिंग कि किस तरह से जो ह्यूमैनिटी का रिटर्न है टू द मून वो किया जा पाए। तो ये तो देखो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत बार हमने डिस्कशन भी किया है एंड बहुत बार ये न्यूज में भी है। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। जब मैं बात करता हूँ एक्सियम मिशन 4 की, ये भी देखो आप लोगों ने सुना होगा। अभी हमारे जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स थे उनको भी यहाँ पे चूज किया गया है, ठीक है ना। अभी रिसेंटली ये न्यूज में था। दरअसल में नासा का भी है और इंडिया का भी यहाँ पे रोल है, इसरो का भी। वो एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे गगनयान मिशन के रिगार्डिंग, तो एक्चुअल में ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के रिगार्डिंग ही है। तो फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन हमें यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। तो सेकंड भी करेक्ट है। यूरोपा क्लिपर की जब हम बात करते हैं ना, अब कुछ बच्चों के डाउट में आया होगा सर यूरोपा का मतलब होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, पर ऐसा नहीं है। यहां पर जो यूरोपा वर्ड यूज किया गया है, ये दरअसल में जुपिटर का एक मून है जिसका नाम है यूरोपा। है ये किसका मिशन है? ये नासा का मिशन। तो नासा का एक मिशन है जो जुपिटर के एक मून यूरोपा के ऊपर जा रहा है। इस वजह से यूरोपा क्लिपर वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। नए साल की बात करें तो नासा और इसरो से ये बना है मिलके, बिल्कुल ठीक बात है। और ये कहां पर के लिए है? ये दरअसल में आपकी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यहाँ पे मिलकर डेवलप कर रहे हैं, सैटर्न के रिगार्डिंग नहीं है। ये फोर्थ आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ? तीन स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका इनकरेक्ट है। तो आपसे पूछा क्या था? इनकरेक्टली मैच था। तो भाई इनकरेक्टली मैच तो एक ही है, ठीक है। ध्यान से करा करो, ऐसे क्वेश्चन काफी टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ओनली वन पेयर इज इनकरेक्ट। दूसरा आपसे मैंने होमवर्क दिया था गार्डगिल कमेटी के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दरअसल में क्या हुआ था ना, आपकी एक गार्डगिल कमेटी देखने को मिलती है, राइट। अब ये जो कमेटी बनी थी अप्रोक्सीमेटली 2010 के आसपास बनी थी। उस समय के ऊपर गार्डगिल रिपोर्ट जो आई उसने ये बोला कि जितना भी आपका वेस्टर्न घाट्स का पूरा एरिया है उसको हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया उसको डिक्लेयर कर देना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये कमेटी बनवाई गई थी। तो इन्होंने काफी स्ट्रिक्ट यहाँ पे चीज बता दी कि पूरा ही आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया इसी तरह से बन जाए। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि कोई नई पोल्यूटिंग इंडस्ट्री नहीं यहाँ पे परमिट होनी चाहिए इको सेंसिटिव जोन 1 और 2 के अंदर, राइट। और जो भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उनको फेज आउट कर देना चाहिए। बट उसके बाद में ना फिर एक और कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी, ताकि इस चीज को रिव्यू किया जा पाए। एंड अकॉर्डिंगली 2012 में एक कमेटी बनती है। एंड अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या किया, दो तरह से वेस्टर्न घाट्स को डिवाइड कर दिया इनटू कल्चरल लैंडस्केप एंड नेचुरल लैंडस्केप। फिर वहां पर अप्रोक्सीमेटली 37% वाला रीजन था ना, उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस की बात करी थी, सारे के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं करी थी। तो ऐसा कह सकते हो कि गार्डगिल कमेटी काफी स्ट्रिक्ट थी इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा यहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का भी यहाँ पे ध्यान रखा गया। अगर ये बातें आपको पता है ना तो काफी हद तक ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। पहला कह रहा है कि गार्डगिल कमेटी को सेटअप किया गया था कस्तूरी रंगन कमेटी की रिकमेंडेशंस को रिव्यू करने के लिए, नहीं, उल्टा था। कस्तूरी रंगन कमेटी ने रिव्यू की थी गार्डगिल कमेटी की रिकमेंडेशन। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि गार्डगिल कमेटी ने बोला था कि पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स को यहाँ पे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। यस दैट इज करेक्ट। ये गार्डगिल कमेटी का ही यहाँ पे रिकमेंडेशन था। तो सेकंड करेक्ट है, पहला आपका इनकरेक्ट था। बात करें आपके ट्रू फॉल्स की, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आंसर आप मुझे बता सकते हो। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था तापी के बारे में। देखो तापी के अंदर आपका तुर्कमेनिस्तान आता है, ना कि टर्की आता है। तो पहला आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर आपके होम मिनिस्टर जी इसको चेयर करते हैं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। राइजोम्स की बात करें ना तो डेफिनेटली ये सब ट्रेन शूट्स है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करती हैं। मिशन मौसम आपकी अर्थ साइंसेस का ही है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।